बहुत बहुत शुक्रिया। वी कैन स्टार्ट द जज़ाकल्लाह खैर। क्वेश्चन। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अ, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत सारे एस्पेक्ट्स, आपने हेल्थ के सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की और बेसिक हमारी आम ज़िंदगी में, रोज़ की ज़िंदगी में हम क्या कर सकते हैं सेहत को बरकरार रखने के लिए, उस पर बहुत ही अहम टिप्स आपने दी। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं पढ़ती हूँ, फिर आप उनको एड्रेस करिए। जी। किसी ने पूछा है कि अ, उन्हें मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है और उनके जो पीरियड्स जब रुक जाते हैं तो एक डार्क ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है। क्या आप बता सकती हैं कि वो क्या है और ऐसा होना नॉर्मल है या नहीं? उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना है क्योंकि वो जो है जजमेंटल हो सकते हैं या ऐसे मशवरे देंगे कि शादी कर लो या उस तरीके की चीज़ें, तो वो नहीं चाहती कि उनके माँ-बाप के सामने ऐसी कोई बात डॉक्टर करे जो उनके लिए मज़ीद प्रॉब्लम बने। जज़ाकल्लाह खैर फॉर द क्वेश्चन। सो मैं बस रिपीट करूँगी। कोई हैं बहन हम में से जिनको मेंस्ट्रुअल मतलब गायनी को दिखाने में थोड़ा डर लगता है और उनको मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो पहली बात तो ये कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम डॉक्टर्स बहुत केयरफुल होते हैं जब हमारे पास कोई पेशेंट आती है, या हम पहले ही सिचुएशन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो उनके साथ जो गार्जियन है, उनके सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है। एंड यूजुअली आजकल का प्रैक्टिस ऐसे है कि हम पेशेंट से अकेले भी बात करते हैं, मतलब हम एक्सक्यूज करते हैं गार्जियन को एंड हम पेशेंट से अकेले बात करना चाहते हैं। अगर वो बालिग है तो हम उनसे अकेले बात करते हैं। तो आप इत्मीनान होके जा सकती हैं डॉक्टर के पास। फिर भी अगर आपको घबराहट है तो आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो आप पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन में डिस्कस कर सकती हैं डॉक्टर से, उसके बाद आप जा सकती हैं जब आपको समझ में एक आइडिया मिल जाए कि क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो आप डिस्चार्ज की बात कर रही हैं, तो इसमें एक्चुअली दो तीन सवाल हैं कि आपके पीरियड्स कितने दिन होते हैं, कितने दिन आपको ब्लीडिंग होती है, और उसके बाद ये डार्क डिस्चार्ज कितने दिन के लिए आता है। तो ये सारे सवालात के लिए इट्स बेटर कि एक कंसल्टेशन करी जाए, बिकॉज एज आई सेड कि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। यूजुअली अगर आपके पीरियड्स 3 दिन या 4 दिन लास्ट करते हैं, उसके बाद आपके 2 दिन या 3 दिन ऐसे डार्क ब्राउन डिस्चार्ज होते हैं, वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। उसका कोई वो कोई रीजन नहीं होता कि कुछ खराब हुआ है। एंड अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल टाइम पे हर महीने आ रहे हैं, इन जनरल किसी के भी आपके पीरियड्स अगर हर महीने सेम टाइम पे या एक दो दिन आगे पीछे आ रहे हैं, और अगर आपको कोई बहुत ड्रास्टिक सिम्टम्स या बहुत ड्रास्टिक पेन नहीं हो रहा है, एंड अगर वो एक नॉर्मल लिमिट के लिए है, मतलब तीन तीन दिन से लेके 7 दिन तक अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो मतलब इंशाल्लाह आपका मेंस्ट्रुएशन हेल्थ एकदम परफेक्ट है। आपको उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी, जज़ाकल्लाह। ऑनलाइन कंसल्टेशन वाला एक्चुअली काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए जिनको झिझक है। जी बिल्कुल। अम, अगला सवाल है कि मैं वज़न नहीं कम कर पा रही हूँ और इसने जो है मेरी सेल्फ एस्टीम यानी अपने आप को जो देखने का नज़रिया है उस पर बहुत असर किया है। मेरे पास ये मोटिवेशन भी नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ और कंसंट्रेशन भी कम है। मुझे पीएचडी करनी थी पर अभी सब कुछ ही नामुमकिन लगता है। सो पहली बात तो ये, आई होप वो इस सेशन में जुड़ी हुई हैं जिन्होंने ये सवाल भेजा। तो ये मैंने बहुत इलाबरेटली डिस्कस किया अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी।
वजन ज्यादा होना और सेल्फ एस्टीम का कोई लेना देना नहीं है. मैं भी वजन नहीं कम कर पा रही हूँ, कोई मेरी मदद कर दे. सो ऑनेस्टली इट्स ऐसे कोई कोई रिलेशन नहीं है उसके बीच. सेल्फ एस्टीम इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. आप अगर आप अपने आप से मोहब्बत करती हैं, आप जैसी हैं उससे मोहब्बत करती हैं, तो इंशाल्लाह उससे आपके सेल्फ एस्टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. रही बात वजन की, तो हेल्दी डाइट, गो टू अ न्यूट्रिशनिस्ट. आप किसी डाइटिशियन के पास जाइए, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, वो आपकी हेल्प करेंगी. उसके अलावा इस वजह से आप पीएचडी नहीं कर पा रही हैं कि क्योंकि आपका सेल्फ एस्टीम कम है, तो ये आपकी वजन की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ की प्रॉब्लम है. आपने ये अपने दिमाग में ले लिया है कि आप पीएचडी नहीं कंप्लीट कर पा रही हैं, तो उस वजह से आपका सेल्फ एस्टीम कम है. और सेल्फ एस्टीम कम होने का वजह क्या है? क्योंकि आप ऐसी दिखती हैं. सो अगेन, बॉडी पॉजिटिविटी, एक्सेप्टिंग योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक्सेप्ट कर लिए अपनी बॉडी को, ये एक्चुअल रीजन है ही नहीं आपके सेल्फ एस्टीम कम होने का. आपके सेल्फ एस्टीम कम होने का रीजन ये है कि यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन योर पीएचडी. सो मे बी ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम बिहाइंड आप क्यों नहीं अपना पीएचडी कंप्लीट कर पा रही हैं. सो उससे इट विल हेल्प यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, एंड आपको इस चीज को फेस करने में आसानी होगी इंशाल्लाह. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी. मेरा मेंटल हेल्थ का बैकग्राउंड है, तो अगर आप यहाँ जी. मौजूद हैं जिसने ये सवाल लिखा है, तो जैसे डॉक्टर अतिया ने बताया कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है वेट का आपके सेल्फ एस्टीम के साथ में, लेकिन वो उसको असर कर रहा होगा. और हमारा जो समाज जिस जिस तरीके से बॉडीज़ को, कुछ ही तरीके की बॉडीज़ एक्सेप्टेबल है, तो वो असर करता है. आप प्लीज़ किसी को कंसल्ट करिए, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को. और हमारे काफ़ी सारे सेशंस रहे हैं उसके अराउंड, तो उस पर आप देखिए. आई आई थिंक सीकिंग एक प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेने से आपको शायद फ़र्क पड़े. एब्सोल्युटली, अ, सीकिंग हेल्प इज जी. वेरी इंपॉर्टेंट. जी, अगला सवाल जो है वो है कि ये आपने कई बहुत हद तक अपने बात में एड्रेस कर दिया है. इन्होंने पूछा है कि सेक्स को लेकर जो डर है उसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं? तो आई आई थिंक यू हैव स्पोकन अबाउट इट, बट कुछ ऐड करना है तो. नहीं, जस्ट दैट ओनली. आप एक बार फिर से सेशन सुन लीजिएगा या रीड कर लीजिएगा, मतलब जी. गो थ्रू कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह इट विल बिकम क्लियर. अदरवाइज अगर उसके अलावा भी आपको मेंटली बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, मे बी क्योंकि उससे कोई नेगेटिव थॉट उससे जुड़ी हुई है, देन अगेन सीक प्रोफेशनल हेल्प. सीकिंग फॉर हेल्प मीन्स आप किसी से मदद मांगिए, किसी प्रोफेशनल के पास जाइए. सो वेरी इंपॉर्टेंट. जी. ओके. अगला सवाल है कि कोल्ड रिलेशनशिप्स का जो ट्रॉमा है उससे कैसे डील किया जाए, और सेल्फ हेल्प काउंसलिंग किस तरह से की जाए? Okay. This is something regarding the cold relationship और relationship counseling. एक ऐसी चीज है जिसके लिए you need professional help. आप किसी relationship counselor से बात करिए. बट अगर आप थोड़ी बहुत सेल्फ हेल्प की कोशिश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को पसंद करना बहुत जरूरी है. पहले आप अपने आप को समझिए. एक बार आप अपने आप को समझिएगा, आपके लिए सामने वाले को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा कि क्यों है आपके बीच में कोल्ड रिलेशनशिप, किस वजह से है. क्या उसमें कोई आप लोग के बीच में कोई इंटीमेसी की कमी है? क्या आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी रिलेटेड है, जिस वजह से आप अपने हस्बैंड से या अपने स्पाउस से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं? सो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, एक्चुअली बहुत सारा Q&A हो सकता है. उसको क्लैरिटी से मतलब हर इंसान के लिए एक स्पेसिफिक एक स्टोरी होती है उसके पीछे की, वो जब तक नहीं समझ में आएगी तो इसको इन जनरल टर्म्स बताना बहुत मुश्किल है. बट मेरा यू कैन हेल्प.
जी। अ, उम, हम लोगों के कुछ सेशंस रहे ट्रॉमा अपने आप में एक बहुत जी, ही स्पेशलाइज्ड टॉपिक और सब्जेक्ट है, तो हर एग्जैक्टली। जो ये है आपने बिल्कुल सही कहा, थेरेपिस्ट होते हैं, रिलेशनल एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, वो आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। और सेल्फ हेल्प अगर सेल्फ हेल्प के बेसिक जो टिप्स हैं, वो हमारा जो सेशन था ज़हनी सेहत के बारे में या नर्चरिंग योरसेल्फ, उस पे आपको वो बेसिक टिप्स मिल जाएँगे। पर ऐसा लगता है कि अगर आप इस जगह हैं जहाँ पर आपकी जो ज़हनी सेहत है वो आपके बाकी कामों पर और आपके पूरे ओवरऑल हेल्थ पर इफ़ेक्ट कर रही है, तब आप किसी भी एक प्रोफ़ेशनल काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस जो है एंड ट्रीटमेंट फॉर अच्छा लाइफ़स्टाइल चेंजेस एंड ट्रीटमेंट फॉर प्रिलिमिनरी विटिलिगो एंड लाइफ़स्टाइल चेंजेस फॉर माइग्रेन। वर्टिगो विटिलिगो कुछ होता है तो मुझे नहीं पता आई और इफ हाँ इट्स जी। वर्टिगो। जी। नो, इट्स एक्चुअली विटिलिगो। मैं ब्रीफली बता दे रही हूँ। विटिलिगो एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो हमारे आपने देखा होगा काफी लोगों के स्किन में लाइट कलर्ड पैचेस होते हैं, उसको विटिलिगो बोलते हैं। सो वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, मतलब आपके बॉडी के जो प्रोटेक्ट करने वाले जो सेल्स होते हैं वो खुद को ही खाने लगते हैं, तो उस वजह से ये डेवलप हो जाता है। सो वन ऑफ द डिजीजेस इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज विटिलिगो। इट्स अ स्किन डिसऑर्डर, आपके स्किन में होता है ये प्राइमरीली। एंड इसमें देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो फिलहाल मैं सिर्फ फोकस करने के लिए बोलूँगी जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है। पहली बात तो ये है कि न्यूट्रिशन डेंस खाना खाएं, मतलब ऐसा होलसम बैलेंस डाइट खाएं जिसमें बहुत न्यूट्रिशंस हो आपका, क्योंकि आपकी ऑटो इम्यूनिटी वीक है, मतलब आपको मतलब बीमारी जल्दी हो सकती है। जिसको विटिलिगो होता है उन वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। सो आप न्यूट्रिशन डेंस खाना खाएं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस हो जो आपकी बॉडी को हेल्प करे फाइट करने के लिए, या जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसको सपोर्ट करें। और दूसरी बात ये कि विटिलिगो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को सनलाइट से बचाएं। सनलाइट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सो जब आप बाहर निकलते हैं कीप योर सेल्फ कवर्ड। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सनस्क्रीन लगाना घर के अंदर भी अब बहुत ज़रूरी हो गया, स्पेशली अगर आप विंडोज़ एंड कर्टन्स खुला रखते हैं। सो these two are the most important lifestyle changes that is necessary. Even for migraine, as most of you know कि migraine का कोई परमानेंट इलाज नहीं निकला है, तो अगेन स्टेइंग अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट या बहुत धूप के टाइम में निकलना या एक्सेसिव स्ट्रेस, इट ऑल कॉजेज माइग्रेन पेन। सो कोशिश करिए कि अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रखे। अगेन कोई प्रॉब्लम हो किसी से बात करिए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं निकलिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, जितना पानी पी सके रखिए। एक और चीज जो मेडिकल साइंस से हट के है बट जो मैंने देखा है अभी फिलहाल, मतलब कुछ स्टडीज में देखा है कि हमारे में जो हिजामा होता है, कपिंग थेरेपी, that has come out very helpful for migraine patients. So किसी हिजामा थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन लीजिए, एंड अगर आप करवा सके तो जरूर हिजामा करवाइए, वो बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। जी। हिजामा पर एक बार हमारा डिस्कशन हुआ था, हमारे मेंटर सायरा ने उस पे बात की थी, हिजामा क्या होता है। अच्छा, ओके। माशाल्लाह। अगला सवाल है कि एडीएचडी के क्या सिम्पटम्स हैं और उसका कारण क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दैट्स राइट। सो एडीएचडी, जैसे उमेरा ने बोला, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। मतलब जब बच्चों का नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, जो जिसको हम नस बोलते हैं, हमारी बॉडी में दिमाग और नस और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड,
उसके डेवलपमेंट के टाइम में अगर कोई कमी रह जाती है तो उस वजह से ये बच्चों में ये बीमारी आ जाती है। इसका कोई स्पेसिफिक ठोस कारण नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स। ये आपके जेनेटिकली जो चेंजेस आती हैं बर्थ के टाइम में उससे हो जाता है, या अगर कोई इंजरी हो जाती है उससे हो जाता है, या अगर पेरेंट्स अगर इफ द पेरेंट इज अल्कोहलिक एंड टेक्स टबैको उसमें हो जाता है, या जस्ट प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है, कमजोर पैदा हो जाता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स ये डेवलपमेंट हो जाता है। अब इसमें एग्जैक्टली क्या होता है इज चाइल्ड मतलब जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा ही इम्पल्सिव बिहेवियर उसके अंदर होता है, उसकी एक्टिविटीज बहुत एक्टिव होती है। if I'm going to talk about the symptoms, अगर मैं ADHD के symptoms अभी बोलूं, please I'm requesting you to not start comparing it with your child, क्योंकि ADHD के बच्चों को जो सिम्टम्स है और जो नॉर्मल बच्चों के बिहेवियर हैं उसमें बहुत फर्क होता है। तो अपने बच्चों को इन सिम्टम्स से मत जोड़ना शुरू करिए। सो ADHD के सिम्टम्स होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा मतलब फॉरगेटफुल हो जाते हैं, केयरलेस होते हैं, और उनकी जो हरकतें होती हैं बहुत रिस्की होती है, मतलब वो एक्टिविटीज ऐसे करते हैं जिससे उनको चोट लगती है पर वो बार बार वही करते रहेंगे जिससे उनको चोट लगती रहेगी। कभी कभार बहुत जोन आउट हो जाते हैं, मतलब बैठ के किसी गहरी सोच में चले जाते हैं, या बहुत बात करने की आदत होती है। अगेन अगर आपका बच्चा इनमें से कोई भी एक चीज करता है तो ये मत समझ लीजिएगा कि उसको ADHD है। प्लीज take professional consultation before becoming a doctor. Do not start start searching about it in Google. So that's it. जी, uh, yeah. और डिस्क्लेमर की ज़रूरत है। शुक्रिया। Yes, yes. अ, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है अभी इस चीज को लेकर। हाँ, अगला सवाल है कि साइकोसोमैटिक पेन दर्द जो है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए? उसका इलाज कैसे हो? साइकोसोमैटिक पेन जो है अगेन ये एक पेन होता है, मतलब आपकी जो जहनी प्रॉब्लम होती है या जो जहनी सेहत होती है वो आपको फिजिकली अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एनजाइटी होती है तो वो आपको फिजिकली कहीं पे आपको पेन होगा, लाइक आई सेड कि स्वेटिंग होगी, एंड आपके वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। कभी कभार बहुत होता है ना कि कुछ लोग को आप सुनते होंगे कि बहुत गैस की प्रॉब्लम है। जब आप डेप्थ में जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि उनको कुछ जहनी प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, या उनको बहुत सोचने की प्रॉब्लम है। वो सोचने की बीमारी की वजह से उनको एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गई है। सो एक फिजिकल और मेंटल यानी कि आपके शारीरिक और आपके जहनी सेहत में बहुत बड़ा कनेक्शन है जो अक्सर लोग नहीं देखते हैं या नहीं जानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड साइकोसोमैटिक पेन। इसको मैनेज करने का वन ऑफ द प्राइम वेज, मतलब सबसे जरूरी है, पहली बात तो ये जो आपके सिम्टम्स है पहले उसको देखें। जैसे अगर आपको पेन है तो पेन रिलीफ देना, और मतलब जैसे स्वेटिंग है तो उससे डील करना। कोई भी जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं उसको पहले देखें। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो उसके पीछे का जो रीजन है, जैसे क्यों हो रहा है, वेदर आपको एंजाइटी प्रॉब्लम है या आपको CBT की जरूरत है, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जरूरत है, या यू हैव डिप्रेशन जिसकी वजह से आपको एंटी डिप्रेसेंट्स की जरूरत है। तो आपको उसके पीछे का रीजन देखना है जो आपको साइकोलॉजिकली जो चीज अफेक्ट करी है और उसको क्योर करना है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डॉक्टर को विजिट करें कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब एक साइकाइट्रिस्ट को या एक साइकोलॉजिस्ट को। वेरी इंपॉर्टेंट। जी, शुक्रिया। अगला सवाल है लिकोरिया या व्हाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी जो होता है उसके बारे में बताइए? वाइट डिस्चार्जेस जो होता है, पहली बात व्हेन इज इट हैपनिंग। वाइट डिस्चार्जेस एंड ल्यूकोरिया आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स।
वाइट डिस्चार्जेस बहुत सारे लोगों में नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज होता है, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होता है, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोनल एक्टिविटीज की वजह से होता है। अगर उसमें कोई ओडर नहीं है तो इट्स नॉर्मल, अगर नॉर्मल ओडर का है जैसे नॉर्मली रहता है, इट्स फाइन। पर अगर आपको उसमें से कोई बदबू आ रही है, कोई बैड स्मेल आ रही है, तो वो अब नॉर्मल यूकोरिया उसको बोलते हैं, उसका मतलब है कि एक इन्फेक्शन हो गया आपको। यूजुअली ईस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान बताया, बहुत सारे लोग सोप यूज करते हैं, आपकी वजाइना का पीएच लेवल चेंज हो जाता है, उस वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाती है। या कोई हाइजीन नहीं होता, या बहुत ज्यादा अगर आप अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, आप बहुत स्वेटी हो जाते हैं, फिर उसको चेंज नहीं करते हैं, उसकी वजह से वाइट डिस्चार्जेस होता है जिसमें इन्फेक्शन होता है। बट अगर उसके अलावा इफ यू आर हैविंग एनी डिस्चार्ज जिसमें कोई स्मेल नहीं है, और अगर आपको उसके साथ साथ कोई और सिम्टम नहीं हो रहा, लाइक इचीनेस, कोई जलन या कोई खुजली या बुखार, देन इट्स नॉर्मल, देन कोई घबराने की बात नहीं है। जी। अभी वक्त क्योंकि कम रह रहा है हमारे पास, वी ओनली हैव 15 मिनट्स लेफ्ट, और अभी हाँ भी 4-5 सवालात हैं। मैं सवालात क्लब करके पढ़ देती हूँ पहले, और फिर देन यू कैन चूज टू आंसर विच ऑफ दीज यू फाइंड, मतलब आपको जो ठीक लगे अभी फिलहाल के टॉपिक से रेलेवेंट जवाब देने में। ओके। अ, तो यहाँ पर मास्टरबेशन के ताल्लुक से 2 सवाल आए हैं। एक ने पूछा है कि क्या मास्टरबेशन से कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर? दूसरा सवाल आया है कि क्या मर्द जो हैं वो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होते हैं औरतों से? और क्या उनका जो है मास्टरबेशन करने में और जो सेक्स टॉक है, सेक्स के बारे में बात करने में ज़्यादा रुझान होता है? अ ओके। सो पहली बात, मास्टरबेशन को मैं डिफाइन कर देती हूँ। इट इज बेसिकली सेल्फ प्लेजर, जब आप अपने आप को सेल्फ स्टिम्युलेट करते हैं, एंड जिसकी वजह से आपके बॉडी से फ्लूइड्स निकलते हैं, so and you get the similar feeling as sex. um um Sorry, the first question was, हाँ, masturbation does not cause cervical cancer, masturbation से आपको cervical cancer नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई अनहेल्दी तरीके से कर रहे हैं, अनहाइजीनिक रह रहे हैं, तो उससे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इन्फेक्शंस में इफ यू डेवलप, एज आई मेंशन्ड कि सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वायरस से होता है, तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, then it can lead to something, any of the diseases. So unhygienic and sexually transmitted diseases, these are what causes the problems. Masturbation, the act does not. दूसरी बात, men are not more sexually active, but they are more sexually aware. जो हमारे में जो मर्द होते हैं उनको सेक्सुअल अवेयरनेस ज्यादा होती है औरतों से, क्योंकि औरतों को पता नहीं होता है। बट ये सही बात है कि उनके अंदर सेक्सुअल अर्जेस, इन सम कॉन्टेक्स्ट इट्स गिवन दैट अर्जेस ज्यादा आती हैं, बट वो सब एज पे डिपेंड करता है। एक एज ऐसा आता है जैसे इन द 20s and 30s, लेट 20s and 30s, औरतों की सेक्सुअल अर्जेस ज्यादा बढ़ जाती हैं मर्दों से, वेरेज उनकी कम हो जाती है, लाइक स्पेशली लेट 30s उनकी, मर्दों की सेक्सुअल अर्जेस कम हो जाती हैं बिकॉज ऑफ होम प्रेशर एंड लाइफस्टाइल प्रेशर एक्सेट्रा। सो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन, सॉरी? ये इसी के अराउंड ही है कि हाँ, मेन की सेक्सुअल अर्जेस वगैरह जो है वो ज्यादा है कि नहीं, यू आंसर्ड इट। या, जी। दैट्स अ, इट। हम्म, एक सवाल जो है वो पूछा है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज सेक्सुअल हेल्थ ऑफ एन अनमैरिड वुमन, जो गैर शादीशुदा औरतें हैं उनकी सेक्सुअल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है?
देखिए, सेक्सुअल हेल्थ इज लाइक एनी अदर हेल्थ. I mean, just because you're not sexually active doesn't mean कि आप अपनी सेहत का ध्यान ना रखें, right? जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली अभी तो आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो आपके अंदर वो हॉर्मोन्स का रिलीज होना या वो अर्जेस आना, इफ यू हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट, वो अर्जेस उतनी लेवल की नहीं आती है. एक रीजन होती है ना कि हमें बोला जाता है कि शादी जल्दी कर लेनी चाहिए या इस एज में कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो हार्मोन्स इंक्रीज होते रहते हैं. तो इस्लामी तौर से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो तरीके अपनाएं जिससे यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर सेक्सुअल अर्जेस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव, तो आपको वो सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे एसटीडीज होता है, सेक्स से रिलेटेड जो डिजीजेस होता है, सेक्स से रिलेटेड जो मेंटल स्ट्रेस होता है, ऑल ऑफ दैट जब आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो या जब आप एक एक्टिव सेक्सुअल लाइफ में नहीं हो, तब आपको वो सब नहीं अफेक्ट करेगा. जी। मास्टरबेशन का क्योंकि सवाल आया था, एक मेरे ज़हन में पॉइंट आया, आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि हमारा हम्म. जो, जैसे कि सानिया ने भी बताया, सेशन हुआ है औरतों के जो हुकूक है उसके अराउंड और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। तो हम्म. मास्टरबेशन एक मुसलमान के तौर पे हम लोगों के लिए जायज़ नहीं है और उसकी बहुत रेयर कंडीशंस हैं कि कब जो है वो अलाउड है, तो वो भी हम्म. हमने उस पे डिस्कस किया है। ओके। एक सवाल है कि ज़्यादा सोचने की वजह से जो नींद है उसका साइकिल चेंज हो गया है और उसका असर शरीर पर भी पड़ रहा है। तो अ, बाकी लोग जो बातें करते हैं उससे कैसे, थोड़ा-सा वेग है ये सवाल, लेकिन हाउ टू रिएक्ट विद अदर टॉक्स, मतलब बाकी लोगों की जो बातें हैं उसको फिर हम कैसे लें? Okay, okay. I think she's trying to say कि what people say is affecting her, जिसकी वजह से her sleep cycle is being affected, शायद because कि वो ज्यादा सोच रही हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं. If I'm not wrong, I think this is what you जी, mean. हाँ, शायद यही है। आप इस पे हाँ. बोलना बट चाहेंगे कुछ? वो बट देखिए, अगर आप सुन रहे हैं ये सेशन, एक बात आप समझ लीजिए कि जो लोग बोल रहे हैं वो तो बोल के सो जाते हैं, पर आप तो सोच सोच के आप रात भर जागती हैं, उसके बाद आप अपनी सेहत पे उसको असर होने दे रही हैं. तो ऐसा मत करिए. आपको अगर सोचना ही है कि किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, आप आराम से सोकर उठ के सुबह बैठ के सोचिए और अल्लाह ताला से ये डिस्कस करिए कि फलाना फलाना ने मेरे बारे में ऐसे सोचा होगा, तो अब हम क्या करें. बिकॉज ये सारी चीजें जरूरी नहीं होती है, कौन आपके लिए क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स. आप अपनी लाइफ पे, अपने आप पे, अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए. जो लोग आपके बारे में बोलते हैं, वो 10 सेकंड, एक वो 10 मिनट स्पेंड करेंगे आपके बारे में बात करने के लिए, बाकी 24 घंटे उनके पास और भी चीजें हैं करने को. सिमिलरली, डोंट स्पॉइल योर लाइफ थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग. आप अपनी लाइफ स्पेंड करिए. अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, अगर आपको ये चीज़ें बहुत अफेक्ट कर रही हैं या कुछ ऐसी स्पेसिफिक बातें हैं जो आपको अफेक्ट कर रही हैं, तो प्लीज़ टॉक टू अ काउंसलर, टॉक टू अ थेरेपिस्ट. वो आपकी हेल्प करेंगे टू कम आउट ऑफ इट. इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल भी था कि मेरा जो ध्यान नहीं रह पाता है और कंसंट्रेशन करने में मुश्किल हो रही है, मतलब एंग्ज़ायटी होती है और गुस्से के भी मसाइल आ रहे हैं और हम्म. पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो आई थिंक हम्म. जो सेम चीज़ है वो इस पे भी लागू होगी। मैं आई एम सॉरी, आई एम कटिंग शॉर्ट, अभी Okay. एक और सवाल बाकी है। पर हाँ. इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँ, अतिया, इफ दैट्स ओके विथ यू? ठीक. या श्योर जी। श्योर. तो इसमें एक जो चीज़ हम कर सकते हैं, प्रोफ़ेशनल हेल्प की बिल्कुल ज़रूरत है। कई बार ये होता है कि मेंटल हेल्थ हाँ. प्रोफ़ेशनल्स की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे जो ग्रुप में लोग ने सेशंस दिया है, उसमें से कुछ लोग हैं जो स्लाइडिंग स्केल पर भी काम करते हैं। यानी कि वो, अगर आप हम्म. कहें कि हम ज़्यादा नहीं आपको दे पाएँगे पैसे, तो वो हम्म. उसमें एडजस्ट कर लेते हैं।
दूसरा इमीडिएट में करने का जो कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं वो ये है कि जो माइंडफुलनेस रिलेटेड एक्सरसाइज़ेज़ हैं। यानी हम्म। हम जो भी काम कर रहे हैं उसको ध्यान इसका सबसे आसान तरीका हम क्योंकि मुस्लिम हैं और ये उम्मीद है कि हम सब नमाज़ पढ़ते होंगे, तो उसका ये है कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज़ में जो खुशू वाली बात है कि हम जो तिलावत कर रहे हैं और खुशू नमाज़ में किस तरह लाए इस पर हमारे पिछले दिन ही हल्के में बात हुई थी। तो हम जो पढ़ रहे हैं और पूरे शऊर के साथ उसमें पढ़ें, तो वो होगा कि जो ख़्याल आते हैं दिमाग में उसको बहुत ही पोलाइटली बहुत आराम से कि हाँ, तुम यहाँ साइड में रहो, अभी फ़िलहाल मुझे इस पे फ़ोकस करना है। तो जब हम वो प्रैक्टिस करने लगेंगे माइंडफुलनेस, तो लोगों की जो बातें हैं, जो हमको असर करती हैं, उस बात को नज़रअंदाज़ कर पाना आसान होगा। वो बात पर हम बिल्कुल ध्यान दें ना दें ये मुमकिन नहीं है, पर नज़रअंदाज़ कर पाने की जो ताकत है वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से थोड़ी-सी डेवलप हो जाती है। अ, हम्म। एक एक आप और छोटी सी जी, एक्सरसाइज है इसके लिए, सॉरी। जब भी आपको कोई ऐसी बात अफेक्ट करे कि कि आपको स्ट्रेस हो रहा है या आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, यूजुअली हमारी कंसंट्रेशन तभी लैग करती है जब हमारा ध्यान और 10 चीजों में होता है। जस्ट राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, या आज के टाइम में तो सबके हाथ में फोन है, एक वॉइस नोट डाल के सेव कर दीजिए, नोट्स में अपने अपने फोन में टाइप करके रख दीजिए किसी कोने में। उससे क्या होगा कि इट्स कॉल्ड मेमोरी डंप। वॉट एवर जो आपके दिमाग में चल रहा है, अगर यूजुअली मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो 10 चीजें मेरे दिमाग में आती है, अच्छा ये भी करना है, अच्छा वो भी करना है, अच्छा ऐसा भी हुआ था, अच्छा गिफ्ट भी खरीदना है, यहाँ भी जाना है। what I do is I give myself that 2 minutes कि हाँ ठीक है, सोच लो जितना सोचना है, क्या क्या करना है। उसको मैं अपने फोन में एक वॉइस नोट डाल के अपने हस्बैंड को भेज देती हूँ या नोट्स में सेव कर लेती हूँ, एंड देन आई सिट टू स्टडी। उसके बाद मुझे पता है कि वो कहीं पे सेव्ड हुआ हुआ है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम सब औरतें घर बाहर बच्चे फैमिली सब संभालते हैं, तो दिन में हजारों चीजें चलती हैं। तो जब आप कहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं या कहीं पे सेव कर लेते हैं, तो आपको इस चीज का इत्मीनान रहता है कि ठीक है, वो तो लिखा हुआ है, वो मैं बाद में जाके देख लूंगी कि मुझे और क्या करना है और मुझे और क्या चीज बातें सोचनी है। अभी जो है फिलहाल ये कर लेते हैं। तो दिस इज समथिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव बीन रियली रियली लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, दिस हैज वर्कड मिरेकल्स फॉर मी। जज़ाकल्लाह अ, ट्राई कर देख सकते हैं। जी। एक सवाल अब 2 सवाल रह रहे हैं। एक जो है थोड़ा आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से है, एक डायरेक्ट है। एक ने पूछा है कि पीरियड में जो पेन होता है उसके लिए क्या करें? और मेरा पीरियड क्वेश्चंस मत लो क्योंकि वो सारे अच्छा, बहुत एक्सटेंसिवली कवर्ड हैं जी, ओके, ओके। हमारे प्रीवियस सेशन में। ठीक है, अगला सवाल है कि वुमेन की सेक्सुअल हेल्थ को लेकर क्यों इतना स्टिग्मा है? तो जबकि दीन में इतना क्लियरली बातें हैं। इस पर भी हमने बात की है शायद, अगर अत्या आप कुछ बोलना चाहें तो यू कैन बस मैं ये स्पीक बोलूंगी दैट। कि अगर आपको इस चीज का की अवेयरनेस है, और अगर आप इस चीज के मतलब if this is something that is affecting you or you want to do something about it, please come forward। अगर आप एडवोकेट करें इस चीज के बारे में, अब आपको जाहिर सी बात है, आपको किसी सोशल फोरम में या कहीं पे बात शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बहनों से, अपने अपने घर की औरतों से स्टार्ट करें, आप उनको बताएं, आप इसके बारे में पढ़ें, रिसर्च करें और उनको बताएं। अगर आप बात करिएगा, आज आपको लग रहा है कि स्टिग्मा है, तो आप बात करिएगा 10 से, फिर 10 के लिए वो स्टिग्मा उठेगा। उसी तरह हमारी सोसाइटी में ये बात फैलेगी, फिर स्टिग्मा नहीं रहेगा। जी, जज़ाकल्लाह। चैट बॉक्स में जो है हमारे जितने भी रेलेवेंट सेशंस हैं ज़हनी सेहत के ताल्लुक से पीरियड्स के ताल्लुक से सेक्सुअल हेल्थ के ताल्लुक से, वो सब शेयर किए गए हैं। आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप और हमारे ग्रुप में यूट्यूब भी चैनल इंशाल्लाह पर वी विल सर्कुलेट इट जी, इनके सारे, क्योंकि आप बहुत सारे सवाल हैं कि रिलेशनशिप्स को बेटर कैसे किया जा सकता हाँ, है। अभी 2 मिनट में बोल के शायद वो असर नहीं होगा, जबकि आप एक ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट से सुनेंगी की टू हेल्दी रिलेशनशिप्स, आप अपना क्या-क्या ज़रिए से आप अपना रिलेशनशिप बेटर कर सकती हैं। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत टाइम और रिसोर्स इसमें लगाए हैं, स्पीकर्स को बुलाए हैं, तो आप हमें भी सपोर्ट करें और आप खुद को भी इससे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं।
सेशंस को सुनकर, है ना? जी, चलो। ठीक है। जज़ाकल्लाह ख़ैर डॉक्टर अतिया रहमान, आपका वक़्त निकालने के लिए और बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए हम लोगों तक बात पहुँचाने के लिए। काफ़ी लोगों ने आपका शुक्रिया अदा किया है, चैट बॉक्स में लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगी आपकी बातें और उम्मीद है कि आप हमसे जुड़ी रहेंगी। अ, जज़ाकल्लाह ख़ैर। हमारा अगला सेशन अगले संडे 3 से 5 को होगा, वो दीनी हल्का होगा, तो उम्मीद है कि आप सब फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ। और अस बहुत